नमस्कार साथियों। भारतीय इतिहास की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में सभी प्रश्न जो है वस्तुनिष्ठ होंगे और डीएसएसबी की परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण, बहुत ही शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखें और अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है साथियों कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आप सभी से एक बहुत ही ज़्यादा विनम्र निवेदन है कि हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब जो है 1000 सब्सक्राइबर आप करवा दीजिए ताकि इसमें हम और अच्छी से अच्छी क्लासें लेकर आ सकें और लाइव स्ट्रीमिंग चला सकें और भी अच्छे तरीके से और अच्छी क्लास हम इसमें अपलोड कर सकें। तो ये सब आप सबकी जिम्मेदारी है। आप जल्द से जल्द जो है हमारे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए ताकि इसमें हम और अच्छे से मोटिवेशन और नई ऊर्जा के साथ इसमें हम कार्य कर सकें। तो इसी उम्मीद के साथ आज की इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं। पिछली क्लास तक हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, तो आज की इस क्लास में हम 31वें नंबर से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है यानी 31वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन है पार्श्वनाथ, महावीर, सिद्धार्थ, भद्रबाहु। तो क्या है इसका आंसर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि महावीर स्वामी जो है ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं। ये आप सभी को मालूम है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और डीएसएसबी जो है ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म से कम एक या दो क्वेश्चन तो हर बार पूछती है, तो ये तो आपको ध्यान रखना ही है। अब देखिए जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर तो है महावीर स्वामी। तो पहले भी ध्यान रख लीजिए, सबसे जो पहले नंबर के जो तीर्थंकर हैं वो आदिनाथ जी हैं, जिनको ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। इनका चिन्ह जो था इस ऋषभ देव जी जो है इनका चिन्ह भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो चिन्ह उनका बैल था। और महावीर स्वामी जो है इनका जो चिन्ह था इसका चिन्ह था सिंह यानी शेर। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था? ऑप्शन है अस्तेय अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अहिंसा। देखिए जैन धर्म में जो पहले से 4 व्रत चले आ रहे थे, लेकिन महावीर स्वामी जो है इन्होंने 5वां भी जोड़ा था और वो कौन सा था? तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका सही आंसर होगा ब्रह्मचर्य, यानी कि शुद्धता का पालन करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था। 5 इस प्रकार से जो इनके कुल जो है महाव्रत थे यानी कि व्रत थे। और इनका अर्थ मैं बता देता हूँ। अपरिग्रह का मतलब होता है धन का संग्रह न करना, यानी कि धन का जो है अधिक संग्रहण यानी इकट्ठा ना करें। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करें और अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस यानी कि हिंसा ना करें। और एक और था सत्य का मतलब होता है हमेशा सत्य बोलें यानी झूठ ना बोलें। तो ये 5 महाव्रत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न है। ऑप्शन है सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और 4 नंबर पर है उपरोक्त सभी। तो बहुत सरल क्वेश्चन है, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये तीनों ही जो है जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा और सम्यक आचरण। तो अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? यानी कि महावीर स्वामी ने। ऑप्शन है प्राकृत भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा और द्रविड़ भाषा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृत, द्रविड़ और हिंदी इसके गलत आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए, प्राकृत भाषा में दिए थे। इसको प्राकृत बोल देते हैं, तो प्राकृत तो ऐसे लिखा जाता है, तो ये बोलने का भी ध्यान रखें। प्रोनाउंसिएशन जो है हमारा बिल्कुल राइट होना चाहिए। इसका अर्थ प्राकृत नहीं प्राकृत है, ये री की मात्रा है, तो हिंदी के हिसाब से भी ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी महावीर स्वामी का जन्म से संबंधित क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र और पावापुरी। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था ये साथियों वैशाली इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वैशाली, जो कि बिहार में स्थित है और उस समय इसको वज्जी संघ के नाम से जाना जाता था। आधुनिक समय में वज्जी संघ कोई जो है वैशाली के
अंतर्गत आता है, जो कि बिहार में स्थित है। अगर आपसे प्रॉपर स्थान वैशाली में स्थित है। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम भी कई बार पूछ लिया जाता है महावीर स्वामी का, तो बचपन का नाम इनका वर्धमान था, और वर्धमान का अर्थ होता है जो बढ़ता रहे। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। नई दिल्ली से या पुरानी दिल्ली से एक ट्रेन भी जाती है बिहार की तरफ, लिच्छवी एक्सप्रेस, वो आज भी चलती है, तो ध्यान रखिएगा। लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी त्रिशला, और इनकी माता का नाम था त्रिशला, ध्यान रखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है वल्लभी, वैशाली, पाटलिपुत्र और पावापुरी। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका जो सही आंसर होगा साथियों, वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, पाटलिपुत्र में जो है प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा कर करें, इसको ध्यान रखिए। पाटलिपुत्र में, जो कि बिहार में स्थित है, यहाँ पर प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो स्थूल भद्र ने की थी। ये ध्यान रखना, स्थूल भद्र ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी, इसे भी ध्यान रखिएगा। और शासन अगर पूछ ले कि जो जैन संगीति, प्रथम जैन संगीति हुई थी, किसके शासन में हुई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य, भी ध्यान रखना, 300 ईसा पूर्व में। हाँ, और इसी संगीति में जैन धर्म जो है वो दो भागों में बट गया था, यानी कि इसमें दो धड़ हो गए थे, जिसे हम एक श्वेतांबर कहते हैं और एक दिगंबर कहते हैं। क्योंकि जब ये संगीति हुई थी तो इसमें 12 अंगों का संकलन किया गया था, लेकिन किसी बात को लेकर जो है यहाँ पर बहुत बड़ा एक विवाद हो गया था, और इसी विवाद के चलते जैन धर्म जो है दो भागों में बट गया था, जिसे एक श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से आज भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम जैन संगीति जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता स्थूल भद्र ने की थी, और उस समय शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, श्रावस्ती, सारनाथ या बोध गया। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था वो सारनाथ में दिया था, और इनका द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध के से संबंधित कुछ जो है विशेष शब्द हैं, वो आपको ध्यान रखने ही पड़ेंगे। जैसे इनके बुद्ध से संबंधित कुछ शब्द हैं, वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे इनका जो मृत्यु के समय को जो है महापरिनिर्वाण दिवस, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। घर से जब ये छोड़कर चले गए थे तो उस समय को जो है महाविनिष्मीकरण कहा जाता है। और जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सरल है। ऑप्शन है बुद्ध, संघ, धम्म या सभी। तो ये बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। ये आपने सुने होंगे। तो ये त्रिरत्न है, बुद्धम, धम्म और संघ। तो ये 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को कहा जाता है? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, अभी पीछे भी आया था। पहला उपदेश कहाँ दिया गया था? सारनाथ में दिया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन, हमने पहले ही बताया था। 3 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए महाविनिष्मीकरण इसमें लिखा हुआ है, तो निष्क्रमण का मतलब होता है अलग होना। तो ये घर से जब छोड़ करके गए थे तो उसको महानिष्मीकरण कहा जाता है। और महापरिनिर्वाण जो है इनके मोक्ष दिवस को मनाया जाता है। तो निर्वाण का मतलब ही मोक्ष होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये कोड जो कई बार पूछ ले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य थे। ऑप्शन है उपाली, आनंद, सर्वकामी और वसुमित्र। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सरल है। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आनंद जो है ये बुद्ध जी, भगवान बुद्ध के सर्वप्रिय यानी कि बहुत प्रिय जो है शिष्य थे। और इन्हीं के कहने पर जो है सर्वप्रथम जो संघ में जो है महिलाओं को प्रवेश दिया गया था, जिसमें सर्वप्रथम जो है प्रजापति गौतमी जो है महिला को जो है स्थान यानी कि प्रवेश दिया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है चाणक्य, मेगस्थनीज, तुषास्क और उपगुप्त। तो
एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य को ही विष्णुगुप्त कहा जाता है, चाणक्य को ही जो है कौटिल्य कहा जाता है। तो चाणक्य के दो नाम और हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है पाटलिपुत्र, श्रवणबेलगोला, तक्षशिला और उज्जैन। तो पाटलिपुत्र, तक्षशिला और उज्जैन ये गलत आंसर होगा। श्रवणबेलगोला इसका राइट आंसर होगा। श्रवणबेलगोला जो है ये कर्नाटक में है और वहां पर इन्होंने अपना अंतिम समय जो है बिताया था और अंत में जो है संथारा विधि के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि जैन धर्म इन्होंने धारण कर लिया था उपगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज किसका राजदूत था? अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ऑप्शन है सिकंदर, घनानंद, सेल्यूकस या डाइमेकस। तो मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस के राजदूत थे। इनकी रचना का नाम इंडिका था और इसी इंडिका में इन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस और एंडोकोटस कहा था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ध्यान रखिए। और सेल्यूकस की पुत्री तो थी हेलेना, सेल्यूकस की पुत्री का नाम था हेलेना, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है बहुत शक्तिशाली शासक थे। शक्तिशाली तो होंगे ही, जिसका प्रधानमंत्री चाणक्य हो तो वो शक्तिशाली तो होगा ही, तो ये बहुत शक्तिशाली शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। तो सेल्यूकस जो है ये सेनापति था किसका? सिकंदर का, और सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। और तो सिकंदर की मृत्यु हो जाने पर सेल्यूकस जो है उसका उत्तराधिकारी बना। तो सेल्यूकस भी चाहता था कि भारत पर आक्रमण किया जाए, लेकिन जब इसको पता चला कि भारत पर इस समय जो है परिस्थितियां बदल चुकी हैं, चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही शक्तिशाली शासक है, तो इसने क्या किया, बड़ी चालाकी से जो है सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में संधि कर ली और अपनी बेटी यानी कि इनकी लड़की थी हेलेना, हेलेना का विवाह किसके साथ कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और यह भारत का सबसे पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था, ये ध्यान रखिए। आज के समय में हम एक इंटरकास्ट मैरिज करने पर कितना सोचते हैं, सोचो आज से कितने साल पहले इन्होंने अंतर जातीय भी और इंटरनेशनल विवाह, अंतरराष्ट्रीय विवाह भी कितने साल पहले हो गया था। लगभग 300 ईस्वी पूर्व की बात है। तो उस समय इन्होंने सेल्यूकस जो है इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया था। और ये मेगास्थनीज जो है ये इन्हीं का राजदूत था और मेगास्थनीज इंडिका लिखी थी और उसी में इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंडोकोटस और एंडोकोटस कहा था। ये सारे ही क्वेश्चन जो है किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए, तो ये बातें भी आपको ध्यान रखी है। और जो इन्होंने जो विवाह किया था अपनी पुत्री का हेलेना के साथ, उसकी एक फोटो मुझे मिली है, तो फोटो आप देख लीजिए, उसी समय का है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया? तो ये बहुत सरल क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस अंतिम दिनों में कौन से धर्म का अनुयायी बन गया? तो ये हमने आपको बता दिया है। ऑप्शन है वैष्णव, शैव, बौद्ध और जैन। तो 44 नंबर का क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो जैन धर्म का जो ये अनुयायी बन गया था और संथारा विधि के द्वारा इन्होंने श्रवण बेलगोला कर्नाटक में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो जैन धर्म इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र जो है ये किसकी रचना है? ऑप्शन है कौटिल्य, मेगास्थनीज, प्लिनी और विशाखदत्त। तो एक नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौटिल्य का हो, विष्णुगुप्त का हो, चाणक्य का हो, ये एक ही बात है। अर्थशास्त्र जो है ये राजनीति से संबंधित है और कौटिल्य ने लिखी है। और कौटिल्य जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, सलाहकार थे। तो ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। ऑप्शन है 269 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व और 326 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था, तो दो नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और यही इनके जीवन का सबसे अंतिम आक्रमण था, सबसे अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया था और इसके बाद ही इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था और बहुत ही अच्छे इन्होंने फिर कार्य करवाए थे। तो ये ध्यान रखिए, अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इन्होंने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व। तो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और 13वें अभिलेख में जो है इनकी ये जानकारी मिलती है कलिंग के युद्ध की, ये कई बार पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका किसकी रचना है? बहुत अच्छा है और हमने आपको इसका आंसर बता दिया है। ऑप्शन है मेगास्थनीज, टोलमी, प्लिनी, चंद्रगुप्त मौर्य। तो टोलमी, चंद्रगुप्त मौर्य
ये इसका गलत आंसर होगा। मेगास्थनीज जो है इसका राइट आंसर होगा। मेगास्थनीज अभी हमने आपको इसके बारे में बता दिया था, इंडिका कई बार पूछी गई है, तो ध्यान रखिए 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने किसे श्रीलंका भेजा था? ऑप्शन है महेंद्र, संघमित्रा, उपगुप्त और A+B दोनों। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो इन्होंने बौद्ध धर्म की संगीतियाँ भी करवाई थी और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने अलग अलग देशों में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। तो इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को जो है श्रीलंका भेजा था, जिनका नाम था संघमित्रा और महेंद्र, यानी कि डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, पोद्रेटी फेंतलर, विलियम जोन्स और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जेम्स प्रिंसेप ने जो है शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ने का काम किया था। किसके शिलालेखों को? अशोक के शिलालेख को। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या पुष्यमित्र शुंग। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सांची का स्तूप आपने नाम सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो इसका फोटो जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं। नहीं देखा है तो एक फोटो आप देख लीजिए, सांची का स्तूप है ये। और ये सांची का स्तूप का जो निर्माण करवाया था, ये सम्राट अशोक ने करवाया था। MP में स्थित है, मध्य प्रदेश में। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, अशोक। नेक्स्ट देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य की सैंडोकोट्टस के रूप में पहचान की थी। ऑप्शन है स्मिथ, विलियम जोन्स, जॉन फिलिप और जेम्स प्रिंसेप। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सैंड्रोकोट्टस और एंड्रोकोट्टस कहा किसने था, किसकी पुस्तक में? तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक लिखी थी इंडिका, उसमें ये कहा है। लेकिन ये क्वेश्चन ये है कि इसको पहचाना किसने था कि ये सैंड्रोकोट्टस है। तो चंद्रगुप्त मौर्य क्योंकि बहुत ही महान था, बहुत शक्तिशाली पराक्रमी था, तो इसलिए इसको सैंडोकोटस कहा था और इसकी पहचान की थी विलियम जोन्स ने। तो सेकंड नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? अच्छा क्वेश्चन है और हमने आपको ये पहले बताया भी है। ऑप्शन है 13वें, 10वें, 11वें और 9वें। तो 13वें शिलालेख में जो है कलिंग विजय का जो है उल्लेख मिलता है। ये ध्यान रखिएगा, 261 ईसा पूर्व में इन्होंने ये युद्ध लड़ा था अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है संस्था, गूढ़ पुरुष, संचार या ये सभी। तो मौर्य काल में जो गुप्तचरों को जो है संस्था भी कहा जाता था, संचार भी कहा जाता था और गूढ़ पुरुष भी। तो 4 नंबर ऑप्शन का राइट आंसर है, ये सभी इसका सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए। और मौर्य काल की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज को कितने भागों में विभाजित किया गया था? 4, 7, 10 और 12। तो मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक में जो है भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया था। तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन है कुम्भरहार पटना, चंपा अंग और कौशाम्बी और उज्जैन। तो चंपा, कौशाम्बी और उज्जैन इसका गलत आंसर होगा। कुम्भरहार पटना में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के महल के अवशेष मिले हैं, ये इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की परिभाषा कहाँ से ली गई है? ऑप्शन है ऋग्वेद, आचरंग सुत, राहुलोवाद सुत और अथर्ववेद। तो 56 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की परिभाषा जो है राहुलोवाद सुत। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका राइट आंसर होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में प्रचलित विष्टि था मौर्य काल में धार्मिक कर, भूमि कर, सिंचाई कर या निःशुल्क कर? तो मौर्य काल में जो विष्टि था ये एक निःशुल्क श्रम था। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निःशुल्क श्रम का मतलब होता है बेगार प्रथा, बलात् श्रम भी इसको कहा जाता है।
तो ये ध्यान रखिएगा, 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए? ऑप्शन है कुषाण, इंडो ग्रीक, शक या मौर्य। तो भारत में सर्वप्रथम जो सोने के सिक्के चलाए थे वो कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलाए गए थे। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है सुंग, कण्व, सातवाहन या इंडो ग्रीक। तो सीसे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहन ने चलाए थे। ये भी ध्यान रखिएगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की प्रथा किनके समय से प्रारंभ हुई? ऑप्शन है मौर्य, सातवाहन, गुप्त या प्रतिहार। तो ब्राह्मणों को सर्वप्रथम जो भूमि देने की प्रथा शुरू हुई थी वो सातवाहन शासक के समय से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो इसका राइट आंसर होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कनिष्क का राजवैद्य था। ऑप्शन है चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी या जीवक। तो कनिष्क का जो राजवैद्य था वो चरक था। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? ऑप्शन है हीनयान, महायान, वज्रयान या माध्यमिका। जो है ये बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित था, उसी का ये अनुयायी था। तो सेकंड नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी थी। ऑप्शन है अमृतसर, उज्जैन, पाटलिपुत्र या पुरुषपुर। तो कनिष्क जो है ये कुषाण वंश का शासक था। इसकी राजधानी जो है ये पुरुषपुर, जिसको पेशावर के नाम से भी जाना जाता है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का है? कनिष्क, गोंदोफर्निस, रुद्रदामन और विम कडफिस। तो जूनागढ़ से जो संस्कृत का पहला अभिलेख प्राप्त हुआ है वो रुद्रदामन से संबंधित है। 3 नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? रोम बस्ती मिली है। ऑप्शन है तक्षशिला, अरिकमेडु, हम्पी या सतारा। तो किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? रोमन बस्ती। तो अरिकमेडु जो है इसका राइट आंसर होगा। सेकंड नंबर ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? ये कई बार पूछा गया है। ऑप्शन है बाणभट्ट, हर्षवर्धन, अश्वघोष या नागार्जुन। तो घोष की रचना है, ये कई बार पूछी गई है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? चौथी बौद्ध संगीति। ऑप्शन है कनिष्क, अशोक, हर्षवर्धन या समुद्रगुप्त। तो कनिष्क के शासन काल में जो है बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, चौथी बौद्ध संगीति का। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अशोक के समय पहली संगीति और कनिष्क के समय चौथी संगीति का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त और श्रीगुप्त। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त संवत की शुरुआत की थी, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 319 से 320 ईस्वी का आसपास हुई थी। किसने की थी? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। एक बात आप नोट लगा करके आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गुप्त संवत और शक संवत के मध्य में कितने वर्ष का अंतर है? एक शक संवत भी होता है जो किसने चलाया था? शक संवत कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने चलाया था शक संवत, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शक संवत और गुप्त संवत के बीच में कितने वर्ष का यानी कितने सालों का अंतर है, तो नोट लगा करके लिख लीजिए इस बात को। दोनों के मध्य यानी कि गुप्त संवत और शक संवत के मध्य 241 वर्ष का अंतर है। ये बात लिख लीजिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक बात और लिख लीजिए नोट लगा करके कि शक संवत और विक्रम संवत में कितने साल का अंतर है? तो शक संवत और विक्रम संवत में जो है 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम संवत को जो है राजा विक्रमादित्य ने चलाया था।
तो ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज भी हम लिखते हैं ना विक्रम संवत, तो आज भी लिखते हैं। जैसे अभी कौन सा चल रहा है तो हम क्या करते हैं, हमारे जो सन है, जो भी आज सन चल रही है उसमें हम 57 जोड़ देते हैं तो विक्रम संवत बन जाता है। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो इसमें 57 जोड़ेंगे तो 2081 हो जाएगा, ये हमारा विक्रम संवत है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त या समुद्रगुप्त। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समुद्रगुप्त जो है भारत का बहुत शक्तिशाली शासक था और इसी को जो है भारत का नेपोलियन कहा गया था। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और स्कंदगुप्त। तो 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहो या चंद्रगुप्त द्वितीय कहो, इसी के समय जो है फाहियान आया था। ये बहुत शक्तिशाली शासक था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। इसी के शासनकाल को भारत का स्वर्णिम काल के नाम से जाना जाता है, यानी स्वर्णिम युग कहा जाता है, क्योंकि ये भारत का बहुत ही महानतम और शक्तिशाली सम्राट था, बहुत शक्तिशाली शासक था। इसी को चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है। संस्कृत में इसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका पूरा नाम होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो ध्यान रखना, ये एक ही है, चंद्रगुप्त द्वितीय कहो या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर हूणों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? हूणों का ऑप्शन है स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, उपगुप्त या श्रीगुप्त। तो भारत पर जो हूणों का आक्रमण होता वो होता स्कंदगुप्त के शासनकाल में। 1 नंबर ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या उपयुक्त सभी। तो 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, धर्मपाल या समुद्रगुप्त। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है ये आप सभी को पता है, ये भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, बिहार में स्थित है। और अभी हाल ही में जो है हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो है इसका इनॉग्रेशन किया है वापस, क्योंकि उस समय के जो है आज से करीब 800 साल पहले या 817 साल पहले जो है बख्तियार खिलजी नामक शासक ने जो है इस विश्वविद्यालय को जला दिया था। यहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनको मार कर भगा दिया था। उस समय इसमें बहुत तोड़ फोड़ हुई थी, क्योंकि उस समय भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय था वो यही था। अगर उस समय इसको नहीं तोड़ा गया होता तो आज ये भी जो है ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की तरह और विश्व के अन्य विश्वविद्यालयों की तरह ये बहुत ही प्रचलित में यानी कि प्रचलन में होता। तो इसका जो है नवीनतम अभी हाल ही में नई बिल्डिंग तैयार हो चुकी है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। उस समय जो इसका बनाया था वो बनाया था कुमारगुप्त ने, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अभी हाल चर्चाओं में है, हो सकता है ये पूछ लिया जाए, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। तो हर्षवर्धन के जो है दरबारी कवि थे। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन की राजधानी थी थानेश्वर, कन्नौज, उज्जैन या पाटलिपुत्र। तो कन्नौज जो है ये हर्षवर्धन की राजधानी थी। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, देवपाल या धर्मपाल। तो 76 नंबर क्वेश्चन है और 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग जो है भारत में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? देखिए कन्नौज में एक त्रिपक्षीय जो है संघर्ष हुआ था, यानी युद्ध हुआ था। इसमें अंतिम विजय पूछा है। ऑप्शन है पालों की, प्रतिहारों की, राष्ट्रकूटों की या चालुक्यों की।
तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रतिहारों की इसमें विजय हुई थी। तो ये भी कई बार पूछा गया है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? एलोरा महाराष्ट्र में है, वहां के पर्वतों को कटवाया था और वहां पर कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसे कौन थे? इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय, कृष्ण प्रथम, इंद्र प्रथम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कृष्ण प्रथम ने जो है इस मंदिर का निर्माण करवाया था। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, कैलाश से यहाँ भी क है और यहाँ भी क है, बस प्रथम आपको ध्यान रखना है क्योंकि कृष्ण तृतीय भी है। तो ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातापी किसकी राजधानी थी? चोल, चेर, पांड्य या चालुक्य? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चालुक्य जो है ये वातापी, इसकी राजधानी थी वातापी। नेक्स्ट देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट या पाल? तो स्थानीय स्वशासन जो है इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें चोल प्रशासन के समय मिलता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगर इसको हम भारतीय राजनीति की दृष्टि से देखें तो स्थानीय प्रशासन का, अगर आप स्वशासन का आपसे जनक पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। तो ये ध्यान रखिए क्योंकि वो उस समय के वायसराय थे। तो ये, और अगर इतिहास की दृष्टि से देखें तो चोल साम्राज्य में आता है, जिसको हमने भारतीय संविधान में 73वां और 74वें संविधान में नगरीय और शहरी निकाय में विभाजित किया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चोल साम्राज्य में सर्वप्रथम जो स्थानीय स्वशासन की स्थापना की गई थी, और ये पूछा भी जा सकता है। अगर इसका जनक पूछा जाए तो लॉर्ड रिपन, जो कि भारत के वायसराय रहे थे 1880 से 1884 के मध्य में। तो ध्यान रखिएगा। तो साथियों, आज की इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसे आप अपने साथियों तक, जो DSSB, SSC, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, और फिलहाल जो सबसे बड़ी परीक्षा है वो DSSB की है, और इसके लिए बहुत ही शानदार ये रामबाण है ये क्लास, इसको आप जरूर से जरूर देखें। तो आप अपने दोस्तों से भी जो है इस वीडियो को शेयर करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे 1000 सब्सक्राइबर अगर हो जाएंगे तो हमें इस और ज़्यादा मोटिवेशन और ज़्यादा एनर्जी के साथ हम इस पर अच्छी अच्छी क्लास अपलोड कर पाएंगे, और लाइव क्लास की सुविधा भी हम आपको, इसकी जो है सुविधा भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो आशा है कि आप सभी जो है इस पर आप जरूर अमल करेंगे। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।